लास्ट वीडियो में हमने 70 तक के क्वेश्चंस देख लिए थे। अब 71 से देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। ये चल रही है DBMS इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर की सीरीज। इसमें आपको 70 क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ, वो आप वीडियो पहले जाके आप देख सकते हैं। आगे के क्वेश्चंस मैं आज कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम SQL के क्वेरीज भी लेंगे, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आप पहले थियोरेटिकली देख लेते हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन एम्बेडेड एंड डायनेमिक SQL। एम्बेडेड और डायनेमिक एसक्यूएल क्या कहते हैं? एम्बेडेड को हम स्टैटिक भी कह सकते हैं। स्टैटिक और डायनेमिक एसक्यूएल में क्या डिफरेंस होता है? तो एम्बेडेड एसक्यूएल क्या होता है? ये प्रोसेस होता है हार्ड कोडेड एसक्यूएल स्टेटमेंट का, इंक्लूडिंग हार्ड कोडेड एसक्यूएल स्टेटमेंट। दीज स्टेटमेंट डू नॉट चेंज अनलेस द सोर्स कोड इज मॉडिफाइड। Dynamic SQL is the process of generating SQL on the fly. The statement generated do not have to be the same at each time. मतलब ये है कि आप अगर स्टैटिक SQL बना रहे हैं तो उसका हार्ड कोड कर देंगे। मतलब आप कोई भी आपने क्वेरीज बनाई, कोई फंक्शनैलिटी आपने बनाई, ठीक है, उसको आप बार बार आपको चेंज नहीं करना। वो आपने कोई फंक्शनैलिटी लगाई है, उससे वही डाटा हमारा हर बार फैच होना चाहिए, तो उसको हम स्टैटिक SQL में डाल देंगे। हो सकता है आपने ऐसा है ना कोई फंक्शन बनाया हो जिसका रन टाइम पे आपको डाटा चाहिए, कि मतलब कोई यूज़र आ गया, उसकी यूज़र्स की एंट्री चाहिए आपको। हो सकता है कि इस टाइम पे आपकी 5 एंट्रीज आ रही हों, अगले टाइम पे आपकी 10 एंट्रीज हो जाएं, तो आपको डायनेमिक चाहिए। मतलब हर बार है ना क्वेरी फैच करे और हर बार वो डाटा ला के दे। इस स्टैटिक में क्या है, एक बार आपने लिख दिया, वो हार्ड कोड हो गया, वही हमारा चीज़ डाटा ला कर देगा। जब तक हमारा सोर्स कोड चेंज नहीं होगा तब तक हमारी चीज़ें मॉडिफाइड नहीं होंगी, ठीक है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा रेफरेंस ले लेते हैं गीक्स फॉर गीक्स का। स्टैटिक और डायनेमिक एसक्यूएल क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। इन स्टैटिक एसक्यूएल हाउ डाटाबेस विल बी एक्सेस्ड इज प्री डिफाइंड इन द एम्बेडेड एसक्यूएल सिस्टम। कैसे हम डाटाबेस को एक्सेस करने वाले हैं वो पहले से ही प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से ही हम डिटरमाइन करके रखते हैं। और ये जो डिटरमाइंड होता है वो रन टाइम पे होता है। मतलब आप ये समझ लीजिए, सिंपल समझने के लिए, स्टैटिक जो होगा वो कंपाइल्ड टाइम पे होगा, और जो डायनेमिक एसक्यूएल होगा वो हमारा रन टाइम पे होगा। ज़्यादातर आपको यही चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। एसक्यूएल स्टेटमेंट आर कंपाइल्ड एट कंपाइल टाइम। ये मैंने आपको अभी बताया जस्ट कि कंपाइल टाइम आपको याद रखना, और यहाँ पे रन टाइम याद रखना है कि जो कंपाइल्ड होता है वो रन टाइम पे कंपाइल्ड होता है। सेम चीज़ अगर आप पढ़ते हुए आएंगे तो ये लेस फ्लेक्सिबल होता है, ये मोर फ्लेक्सिबल होता है। बस यही चीज़ें हैं, इसमें है ना और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली इतना समझना है। स्टैटिक वाला आपका प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से ही लिखा जाता है, और ये रन कंपाइल टाइम पे होता है, और वो वाला रन टाइम पे होता है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन अ जॉइन बिटवीन टेबल्स। जॉइंस क्या होता है टेबल्स में? मतलब जॉइंस क्या करता है, पहले पढ़ लेते हैं डेफिनेशन, उसके बाद समझते हैं। अ जॉइन अलाउज टेबल्स टू बी लिंक्ड टू ई other tables when a relationship between the table exists. The relationship are established by using a common column in the table and often uses the primary and foreign key relationship. मतलब ये है, आपके पास कोई टेबल A है और एक टेबल B है, उसमें कोई एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो A वाले में भी हो और B वाले में भी हो सकता है सेकंड वाले का आपका प्राइमरी की हो या फिर फॉरेन की हो। मतलब आपका कुछ हो सकता है वो प्राइमरी की हो या सब फॉरेन की हो, किसी भी एक टेबल का, तभी आप रेफर करेंगे। क्योंकि आपकी यूनिक ही नहीं मिलेगा तो आपको किस बात का जॉइन लगा के कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो मेनली ज़्यादातर हम प्राइमरी और फॉरेन की किसी एक टेबल में होता है, और वो जो कॉलम होगा वो आपका सेकंड टेबल में भी होना चाहिए, तभी आप दो टेबल के बीच में जॉइंस लगा के उन दोनों का डाटा आप फैच कर सकते हैं एक क्वेरी के हिसाब से, ठीक है। सब क्वेरी क्या होता है? अ सब क्वेरी इज अ क्वेरी डेट इज कंपोज्ड ऑफ टू क्वेरीज। द फर्स्ट क्वेरी इनर क्वेरी इज विद इन द वेयर क्लॉज ऑफ द आउटर क्वेरी। सब क्वेरीज क्या हो गया, जैसे आपका एक क्वेरी 1 है, ठीक है, उसके अंदर आपने है ना लिखा है क्वेरी 2, तो जब क्वेरी 2 एग्जीक्यूट होगा उसके बाद का जो रिजल्ट होगा वो क्वेरी 1 में जाएगा, तो वो चीज़ें हो जाती है हमारी सब क्वेरी। इसका हम एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं यहाँ पे सब क्वेरीज में। जैसे आपका ये कस्टमर टेबल दे रखा है, ठीक है, ये आपके है ना पूरा टेबल बना रखा है, आईडी, नेम, एड्रेस, सैलरी, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब सब क्वेरी यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी इन। पूरा कस्टमर के टेबल को आपको है ना सिलेक्ट करना है, जिसमें आईडी किस में होनी चाहिए, इन किस में। ये हो गई हमारी दूसरी सब क्वेरी। सिलेक्ट आईडी, वो आईडीज हमें सिलेक्ट करनी है जिसकी कस्टमर टेबल से जिसकी सैलरी 4500 से ज़्यादा है। अब देख लेते हैं हमारी 4500 से ज़्यादा किस किस की है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाली है, ठीक है। 6500 ये वाली है, ये नहीं है, ये हमारा ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है तो ये वाला भी नहीं आएगा, और एक आ जाएगा ये। तो हमारे हिसाब से 3 आईडी निकल कर आई, एक 4, 5 और 7। ये वाला हमारा आंसर होना चाहिए जो आईडी इसके अंदर हो रही है। तो हमें कस्टमर टेबल पूरी चाहिए जिसकी आईडीज उसके अंदर हो, जैसे 4, 5 और 7 वाले का पूरा एंट्री हमें चाहिए कस्टमर टेबल का। तो ये हो गई हमारी सब क्वेरी, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।
आगे बात करते हैं हायरार्किकल और नेटवर्क डाटाबेस मॉडल क्या होता है। हायरार्किकल मॉडल क्या होता है, एक टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है वेयर ईच पेरेंट में हैव मैनी चिल्ड्रन बट ईच चिल्ड्रन कैन हैव ओनली वन पेरेंट। हायरार्किकल में क्या होगा, जैसे आपका एक पेरेंट होगा, उसके आप कितने भी चिल्ड्रन हो सकते हैं बट हर एक चिल्ड्रन का सिर्फ एक ही पेरेंट होगा। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी है। दिस मॉडल सपोर्ट 1 to 1 कर सकता है और या फिर 1 to मैनी कर सकता है। मतलब 1 to 1 मतलब ये और ये हो गया तो ये हो गया 1 to 1 और ये 1 to मैनी। नेटवर्क मॉडल में क्या होता है, नेटवर्क मॉडल कैन बी मच मोर फ्लेक्सिबल देन द हायरार्किकल मॉडल सिंस ईच पेरेंट कैन हैव मल्टीपल चिल्ड्रन बट ईच चिल्ड्रन कैन ऑल्सो हैव मल्टीपल पेरेंट्स। दिस मॉडल सपोर्ट्स 1 to 1 to मैनी, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल में बस यहाँ पे ये चीज़ का आपको डिफरेंस याद रखना है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इसमें होता है। मतलब क्या होगा कि जैसे ये आपने बनाया इसका हायरार्किकल का, तो नेटवर्क का अगर आप बनाएंगे तो इसके ये तो हो ही सकता है, इसके साथ हो सकता है कि इसका जो ये जैसे चाइल्ड है इसका भी एक पेरेंट हो सकता है, मतलब एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं इसमें केस में, नेटवर्क वाले में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये वाला आप छोड़ दिए, डायनेमिक और मटेरियलिस्टिक व्यू कुछ नहीं होता। आगे बात करते हैं, एक्सप्लेन व्हाट नीड टू हैपन टू कन्वर्ट अ रिलेशन टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म। क्या होता है जब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं वो चीज़ें देख लेते हैं। फर्स्ट यू मस्ट वेरीफाई अ रिलेशन, वेरीफाई डेट अ रिलेशन इज इन बोथ फर्स्ट NF एंड 2NF। पहले सबसे पहले ये वेरीफाई करना होता है, ये मैंने लास्ट टाइम पे भी आपको बताया था कि 1NF और 2NF को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि तभी आप थर्ड NF की तरफ जाएंगे। इफ़ अ रिलेशनशिप इज नॉट यू मस्ट कन्वर्ट इनटू 2NF। अगर वो रिलेशनशिप नहीं है तो सबसे पहले आप 2NF में कन्वर्ट करेंगे। जब रिलेशनशिप 2NF में आ जाएगा उसके बाद आप जितने भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रहेंगी उसको आप रिमूव कर देंगे तो आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 टाइप्स के इंडेक्सेस क्या होते हैं, डिस्क्राइब द 4 टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस। कौन कौन से होते हैं, यूनिक प्राइमरी इंडेक्सेस इज अ यूनिक एंड इज यूज टू फाइंड एंड स्टोर अ रो। कोई भी आपको रो को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए यूनिक प्राइमरी इंडेक्सेस का यूज़ किया जाता है। नॉन यूनिक प्राइमरी इंडेक्स क्या होता है, ये नॉन यूनिक होता है और ये जब यूज करा जाता है टू फाइंड अ रो बट ऑल्सो वेयर टू स्टोर अ रो। हम रो तो फाइंड करते हैं और बट ये भी फाइंड कर सकते हैं कि इसमें कि कहाँ पे हमें स्टोर करना है रो को, बेस्ड ऑन द यूनिक प्राइमरी इंडेक्स के हिसाब से। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अ यूनिक सेकेंडरी इंडेक्स इज यूनिक फॉर ईच रो एंड इज यूज टू फाइंड टेबल। हर एक रो को फाइंड करने के लिए और उसके टेबल को भी फाइंड करने के लिए हमारा यूनिक सेकेंडरी इंडेक्स का यूज होता है। चौथा आ जाता है हमारा नॉन यूनिक सेकेंडरी इंडेक्स। मतलब आपको सिंपल याद रखना है, यूनिक प्राइमरी इंडेक्स, नॉन यूनिक प्राइमरी इंडेक्स, यूनिक सेकेंडरी इंडेक्स, नॉन यूनिक सेकेंडरी इंडेक्स, बस। ठीक है, इसमें क्या करता है, ये यूनिक नहीं होता, ये यूनिक नहीं होगा क्योंकि है ना नॉन यूनिक लिखा हुआ है तो नॉन यूनिक रहेगा। और ये सिर्फ यूज टू फाइंड टेबल रो, टेबल के रो को फाइंड करने के लिए काम करा जाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनलिटी क्या होती है। मिनिमम कार्डिनलिटी क्या होता है, मिनिमम कार्डिनलिटी इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ एन एंटिटी दैट कैन बी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी। कोई भी आपकी एक एंटिटी है और दूसरी एंटिटी है वो कितने जुड़ी हुई है, मतलब एक के साथ ये जुड़े हुआ है तो इसकी मिनिमम निकालेंगे और समझ लीजिए इसका कार्डिनलिटी निकल के आएगी 1 क्योंकि ये एक के साथ जुड़ी है, इसकी निकल के आएगी 2 क्योंकि ये 2 के साथ जुड़ी है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कार्डिनलिटी ये इसमें आ जाएगी मैक्सिमम, और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम इसमें आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा, इसमें भी मिनिमम आ जाएगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनलिटी ऐसे निकाल देते हैं। डेडलॉक क्या होता है, हाउ कैन इट बी अवॉइडेड, हाउ कैन इट बी रिजॉल्व वंस इट अकर। कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, अगर वो हो गया तो कैसे हम इसे रोक सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। देखो डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक अकर्स व्हेन 2 ट्रांजेक्शन आर वेटिंग ऑन अ रिसोर्सेज दैट द अदर ट्रांजेक्शन होल्ड। कोई भी 2 ट्रांजेक्शन होता है जिसमें एक ट्रांजेक्शन आपको कुछ और चीज़ को होल्ड करके बैठा और वो दूसरा वाला जो ट्रांजेक्शन है वो वेट कर रहा है उस रिसोर्स को फ्री होने का, बट वो रिसोर्स फ्री नहीं हो रहा तो इसलिए वो डेडलॉक कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, मतलब इस तरह से समझ लीजिए ये 2 ट्रांजेक्शन है। दूसरा एग्जांपल लेके बता देता हूँ, जैसे ये T1 है और ये T2 है। ठीक है, इसके पास कोई रिसोर्स R है R1, ठीक है, और इसके पास दूसरा रिसोर्स है R2। तो क्या कर रहा है, इसको चाहिए ये वाला रिसोर्स और इसको चाहिए ये वाला रिसोर्स। तो ये कह रहा है कि मुझे पहले ये दे, मैं इसको तो ज़रूरत है ही, इसको मुझे ये वाला भी चाहिए, बट ये वाला कह रहा है कि नहीं तू पहले ये वाला दे। आप दो ना आप दो ना लाज वगैरह। तो इसलिए है ना वो दोनों में यही चीज़ लड़ाई हो गई कि भाई तू दे ऐसे करके किसी ने नहीं दिया तो ये आ गए डेडलॉक कंडीशन में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं।
डेडलॉक कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग ट्रांजेक्शन टू एक्वायर ऑल लॉक्स एट द सेम टाइम्स। मतलब इसको डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए क्या है कि जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सारे लॉक एक साथ उसमें लगा दे, ताकि है ना एक ही टाइम पे सारे लॉक लगा दे, ठीक है, एक ही बार में कर दे। द ओनली वे टू क्योर इज टू अवॉइड वन द ट्रांजेक्शन एंड बैक आउट द पार्शियल कमिटेड वर्क। अगर एक बार हो जाता है तो उसको रिजॉल्व करने का क्या तरीका है? कुछ नहीं है भाई, आप इस ट्रांजेक्शन को डायरेक्ट बंद कर दो, दोबारा से रीस्टार्ट करो, जितना तक काम हो गया तो उसके बाद से कर सकते हैं, शायद हो सकता है तब दूसरी बार ये वाला एक्सेस कर ले इसको, रिसोर्स को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सप्लेन व्हाट वी मीन बाय एन एसेट ट्रांजेक्शन। एसेट ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं। एन एसेट ट्रांजेक्शन इज वन दैट इज एटॉमिक, कंसिस्टेंट, आइसोलेटेड, ड्यूरेबल। एसेट के मैंने आपको पहले भी बताया था, चार होते हैं, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेटेड और ड्यूरेबल। ड्यूरेबल क्या होता है? मतलब कि डाटाबेस चेंजेस जो होंगे वो परमानेंट होंगे, कि वो आपका एक बार कुछ डाटाबेस फट गया, ये हो गया, तो ये नहीं है कि आपका डाटा चला गया, ड्यूरेबल होना चाहिए, लाइफ टाइम चलना चाहिए। कंसिस्टेंसी मीन्स क्या है? आइदर स्टेटमेंट लेवल और ट्रांजेक्शन लेवल कंसिस्टेंसी होती है इसमें। विद ट्रांजेक्शन लेवल कंसिस्टेंसी अ ट्रांजेक्शन मे नॉट सी इट्स ओन चेंजेस एटोमिक। ये ठीक है यार, ये इसमें बहुत कन्फ्यूज़न वाला लिखा है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो उसी से ही आप देख लीजिएगा, लास्ट वीडियो में आपको कवर कर रखा है। एटोमिसिटी मीन्स होता है कि एक बार में पूरा रन करो या फिर ना करो, ठीक है। ये वाला हम छोड़ सकते हैं, 82 वाला देख लेते हैं, तीन चार और देख लेते हैं, 85 तक कंप्लीट कर देते हैं आज, छोटा सा ही रह गया, कंप्लीट करके ख़त्म करते हैं इसे। रुको जरा, सबर करो। What is the difference between SQL and SQL Server? SQL is a language that provide an interface to the RDBMS. SQL एक हमारी लैंग्वेज है जो हमारा RDBMS के इंटरफेस को प्रोवाइड करता है, जिसको डेवलप किया था IBM ने। किसने डेवलप किया था? IBM ने। और SQL सर्वर क्या करता है? RDBMS का होता है, जिसको लाइक जैसे Oracle हो गया, DB2 हो गया, वो हमारा SQL सर्वर भी होता है। जैसे Oracle और DB2 हमारा SQL सर्वर हो गया, और SQL क्या करता है? एक इंटरफेस होता है RDBMS के लिए, मतलब एक लैंग्वेज होता है जिससे आप क्वेरी वरी फैच कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ सेट ऑफ सब क्लासेस ऑफ एन एंटिटी टाइप वेयर ईच सब क्लास कंटेन ऑल द एट्रीब्यूट एंड रिलेशन ऑफ द पेरेंट एंटिटी एंड मे हैव एडिशनल एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप विच आर स्पेसिफिक टू इटसेल्फ। ठीक है, अच्छा लगा, चलो ठीक है, ऐसे कंप्लीट करते हैं बाद में, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, इसको मैं एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। तो हम इसको अभी हम यहीं के लिए एंड कर देते हैं। स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन का मैं एग्जांपल लेके आपको अच्छे से समझाऊंगा डायग्राम के साथ। यहाँ पे आप डेफिनेशन करेंगे तो इससे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं स्पेशलाइजेशन और फिर इसके बाद जनरलाइजेशन, और कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो वो भी हम कंप्लीट करके, इसको कंप्लीट करके फिर एसक्यूएल की तरफ जाएंगे, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का से दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।